नमो नमः दोस्तों। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि आप तत्पुरुष समास पे वीडियो बनाइए, क्योंकि उनको वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तत्पुरुष समास। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। एक है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको 10वीं कक्षा में इस बार सिर्फ व्यधिकरण तत्पुरुष आने वाला है और उसके भेद आज हम लोग देखने वाले हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद है, एक है विभक्ति तत्पुरुष समास, दूसरा है नए तत्पुरुष समास और तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास। तो शुरुआत करते हैं हम लोग विभक्ति तत्पुरुष समास से। जैसे कि इसका नाम है विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें हम लोग द्वितीया विभक्ति तत्पुरुष समास से लेके सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास तक सारी विभक्तियाँ आज हम लोग देखने वाले हैं और उसको इजीली कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो विभक्ति तत्पुरुष समास में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं द्वितीया तत्पुरुष समास। यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको इसके कारक चिन्ह जो है द्वितीया से लेकर सप्तमी तक वो आपको भूलने नहीं है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे द्वितीया विभक्ति का कारक चिन्ह है को, और इसके साथ साथ आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, वो है श्रित, अतीत, पतित, गत, आपन्न। इनमें से अगर आपको कुछ वर्ड्स दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो द्वितीय तत्पुरुष समास है और उसका विग्रह आपको करना है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सुख प्राप्त, इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे सुख को प्राप्त। तो पहले पद की हम लोगों को द्वितीय विभक्ति करनी है और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा सुखम प्राप्तः। तो आपको समस्त पद लिखने के लिए भी आ सकता है और विग्रह करने के लिए भी आ सकता है। जैसे अगर सुखम प्राप्तः लिखा है तो विग्रह अगर दिया है और पूरा समस्त पद लिखना है तो वो बहुत आसान है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है कि आपको वो ट्रिक याद रहे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं ग्रामगतः, तो इसका विग्रह हो जाएगा ग्रामम गतः। तो इस तरीके से हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में आपको बेसिक कारक चिन्ह जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना है। से के द्वारा तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, और उसके अलावा आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जिसमें है संपन्न, रहित, हीन, विकल, सदृश और सम। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। जहाँ पे आपने ये वर्ड्स देख लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तृतीय तत्पुरुष समास है। और अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे नेत्रहीनः, नेत्रहीनः, तो पहले पद की तृतीय विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। तो पहला पद है नेत्र, तो नेत्रेण या
नेत्राभ्याम हीनः, दोनों करेक्ट है, दोनों लिख सकते हैं आप, नेत्राभ्याम हीनः। चरण विकलः यानी पैर से विकल जो है, तो पहले पद की हम लोग करेंगे तृतीय विभक्ति और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा चरणेन विकलः। धन संपन्नः यानी धन से संपन्न, तो इसका विग्रह हो जाएगा धनेन संपन्नः। तो इस तरीके से हम लोग को ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं, संपन्न, रहित, हीन, विकल, सदृश, सम, ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं और उसका बेसिक कारक चिन्ह जो है वो भी हम लोगों को भूलना नहीं है, तभी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अभी आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास पे। चतुर्थी तत्पुरुष समास में चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो है के लिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको उसका बेसिक कारक चिन्ह याद रखना है और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो पहले पद की हम लोग चतुर्थी विभक्ति करेंगे, दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसका समास का विग्रह हो जाएगा गुरु दक्षिणा। तो इसका विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी गुरवे, तो गुरवे दक्षिणा। काक बलिहि यानी कौवे के लिए बलि, तो के लिए के अर्थ में हम लोग काक शब्द की चतुर्थी विभक्ति करेंगे, काकाय बलिहि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। इसका बेसिक कारक चिन्ह आपको भूलना नहीं है, इसका कारक चिन्ह है से अलग होना, और इसके अलावा आप तो कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे मुक्त, भीत, भय, रक्षित, पतित, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये सारे वर्ड जहाँ आपको दिख जाएंगे वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पंचमी तत्पुरुष समास है। जैसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, पाप मुक्तः। पाप मुक्तः, तो मुक्तः देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पंचमी तत्पुरुष समास है। तो पहला पद जो है उसकी हम लोग पंचमी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। तो पाप ये पहला शब्द है, तो इसका विग्रह हो जाएगा पापात् मुक्तः। सर्प भीतः यानी जिसको सांप से डर लगता है, तो सर्पात् भीतः, ये हो जाएगा उसका विग्रह। तो आपको समस्त पद लिखने के लिए भी आ सकता है और आपको समास का विग्रह करने के लिए भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह जो है वो है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सागर जलम, इसको अगर हम लोग को ब्रेक करना है तो हम लोग बोलेंगे सागर का जल, तो पहले पद की हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सागरस्य जलम यानी सागर का जल, ये हो जाएगा इसका विग्रह। नदी जलम यानी नदी का जल, तो नदी शब्द की हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे, तो ये हो जाएगा नद्याः जलम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राष्ट्रध्वजः, अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा राष्ट्रस्य ध्वजः यानी राष्ट्र का ध्वज, तो पहले पद की हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे।
लास्ट में अभी देखते हैं हम लोग सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है में या पर, ये भी आपको याद रखना है। और उसके अलावा आपको निपुणः, प्रवीणः, कुशलः, मग्नः, ये सारे वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जैसे कार्यमग्नः, यानी किसी कार्य में मग्न होना। तो पहले पद के हम लोग करेंगे सप्तमी विभक्ति, दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा कार्ये मग्नः। कला कुशलः, यानी किसी कला में निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो कला कुशलः, कला शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए उसकी सप्तमी विभक्ति हम लोग करेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा कलायाम कुशलः। अब आती है ट्रिक की बारी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है, अगर आपको समास का विग्रह दिया हुआ है और आपको बोला है कि आपको पूरा समस्त पद लिखना है, तो आपको एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, आपको बीच की जो विभक्ति है वो हटा देनी है और दोनों पदों को जोड़ लेना है, तो वो बन जाएगा समस्त पद। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ने सप्तमी तत्पुरुष समास में देखा कि कलायाम कुशलः, तो कलायाम, तो कलायाम में हम लोग सप्तमी विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा कला कुशलः। जैसे कार्यमग्नः में हम लोगों ने कार्यमग्नः इसका विग्रह किया था, तो कार्ये में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो इसको हम लोग हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो वो बन जाएगा समस्त पद, तो कार्यमग्नः। अगर हम लोगों ने देखो यहाँ पे राष्ट्रस्य ध्वजः लिखा है मैंने, तो अगर बीच की विभक्ति षष्ठी विभक्ति अगर हटा दी तो ये बन जाएगा राष्ट्रध्वजः। ठीक है। सागरस्य जलम में हम लोग अगर बीच की विभक्ति हटा देंगे, षष्ठी विभक्ति हटा देंगे सागरस्य की, तो ये बन जाएगा सागर जलम। तो ये ट्रिक है कि अगर आपको विग्रह दिया है और अगर आपको पूरा सामासिक पद लिखना है, तो आपको सिंपल एक काम करना है, बीच की विभक्ति हटा देनी है और दोनों पदों को जोड़ लेना है, तो आपका वो समस्त पद बन जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हम लोग अभी एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तत्पुरुष समास की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है समासम विग्रहम वा कुरुत, यानी समास या उसका विग्रह कीजिए, समास का विग्रह कीजिए। यानी अगर आपको जोड़ के पद दिया है तो उसका विग्रह करना है, आपको ब्रेक करना है उसको, और अगर विग्रह दिया है तो उसका पूरा सामासिक पद लिखना है। ठीक है। तो ये पहला देखते हैं, कृष्णम श्रीतः, ये विग्रह करके दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच की विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो वो बन जाएगा पूरा समस्त पद, तो ये बन जाएगा कृष्ण श्रितः। धनम प्राप्तः, तो यहाँ पे बीच की विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, वो हटा देंगे हम लोग और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा धन प्राप्तः। ग्रामम गतः, बीच की विभक्ति हटा देंगे, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो ये हो जाएगा ग्राम गतः। अभी यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष आ गया है, सुखेन हीनः। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, जैसे तृतीय विभक्ति लगी हुई है, यानी ये तृतीया तत्पुरुष समास है, बीच की विभक्ति हटा देनी है और दोनों पदों को जोड़ लेना है, तो वो बन जाएगा पूरा सामासिक पद। तो सुखेन हीनः, तो यहाँ पे बीच की विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा सुखहीनः। रामेण हतः, यानी राम के द्वारा मारा गया, तो रामेण हतः, ये भी तृतीया तत्पुरुष समास है और बीच की विभक्ति हम लोग हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा पूरा समस्त पद। तो रामेण हतः, तो इसका समस्त बन जाएगा राम हतः। विद्याहीनः, अभी यहाँ पे पूरा समस्त पद दिया हुआ है और इसका हम लोगों को विग्रह करना है, तो हीनः आता है तृतीया तत्पुरुष समास में, तो इसलिए पहले पद, पहला पद जो है विद्या, उसकी हम लोग तृतीया विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। तो विद्या शब्द स्त्रीलिंगी है, इसका तृतीया विभक्ति हो जाएगा विद्या, तो इसका विग्रह हो जाएगा विद्या हीनः, यानी विद्या से हीन मनुष्य।
विद्या रहित यानी जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पे भी रहित आता है तृतीया तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पे पहले पद के हम लोग तृतीया विभक्ति करेंगे, वो हो जाएगी विद्या, और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे रहित। पाठाय शाला, यहाँ पे विग्रह दिया हुआ है और हम लोगों को पूरा सामासिक पद लिखना है। तो जैसे आप देख रहे हैं पाठाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो हम लोग बीच की विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पूरा समस्त पद। तो यहाँ पे पूरा समस्त पद बन जाएगा पाठशाला। काक बलि ही, यानी काक के लिए बलि। तो पहले पद के हम लोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा काकाय बलिहि। घटाय मृत्तिका, घट मतलब घड़ा और मृत्तिका मतलब मिट्टी, तो घड़े के लिए मिट्टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है और दोनों पदों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो वो पूरा समस्त पद बन जाएगा। तो दोनों पदों को हम लोग जोड़ेंगे, बीच की विभक्ति हटा देंगे, तो ये हो जाएगा घट मृत्तिका। द्वाराय काष्ठम, द्वार मतलब दरवाज़ा और काष्ठ मतलब लकड़ी। तो द्वार के लिए, दरवाजे के लिए लकड़ी। तो बीच की विभक्ति चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पे बीच की विभक्ति हम लोग हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे तो वो बन जाएगा पूरा समस्त पद, पूरा सामासिक पद। तो ये हो जाएगा द्वार काष्ठम। चौर भयम, भय, भीत, पतित, ये सारे वर्ड्स आते हैं पंचमी तत्पुरुष समास में। तो ये पंचमी तत्पुरुष समास है, तो पहले पद की हम लोग पंचमी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा चौरात भयम। वृक्ष पतितः, यानी वृक्ष से गिरा हुआ। तो पतितः आता है पंचमी तत्पुरुष समास में। तो पहले पद की हम लोग पंचमी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वृक्षात पतितः। व्याघ्रात भयम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यानी ये पंचमी तत्पुरुष समास है। तो बीच की विभक्ति हटा देंगे, विग्रह दिया हुआ है तो बीच की विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा पूरा समस्त पद। तो ये हो जाएगा व्याघ्र भयम। उसके बाद है पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त। ठीक है, मुक्त ये वर्ड जो है पंचमी विभक्ति तत्पुरुष में आता है। तो पहले पद के हम लोग करेंगे पंचमी विभक्ति, यानी पापात मुक्तः, ये हो जाएगा इसका विग्रह। तो इस तरीके से हम लोगों को तत्पुरुष समास सॉल्व करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है दुख मुक्त, दुख मुक्त यानी दुख से मुक्त। तो यहाँ पे पहले पद के हम लोग पंचमी विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिखेंगे। सामासिक पद पूरा दिया हुआ है दुख मुक्त, तो पहले पद की पंचमी दुखात और दूसरा पद एज इट इज मुक्त। इस तरीके से हम लोगों को तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष समास सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नए तत्पुरुष समास। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूर्व पद में हमेशा न होता है और यहाँ पे उत्तर पद जो होता है ये प्रधान होता है। ये बहुत आसान सा समास है। जैसे अभी यहाँ पे अधर्मः, ये पूरा सामासिक पद है तो हम लोगों को अ को न से रिप्लेस करना है, तो इसका विग्रह हो जाएगा न धर्मः। अन्यायः न न्यायः।
न उपयोगी, अगर यहाँ पे न के बाद स्वर आ जाता है तो वो अन से रिप्लेस हो जाएगा और उसको ऊ की मात्रा हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा अनुपयोगी। अयुक्तम, न युक्तम, तो ये बहुत आसान समास है। और लास्ट में अभी आ जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद यानी दूसरा जो पद होता है वो हमेशा क्रिया से युक्त होता है, हमेशा क्रिया से युक्त होता है। जैसे सुख करह, तो क्रू कर धातु यानी क्रिया है ये, तो इसका विग्रह हो जाएगा सुखम करोति इति। तो आपको एंडिंग देखने हैं और एंडिंग देख के आपको कौन सा धातु है या कौन सी क्रिया लगी हुई है वो आपको जानना है और उसके बाद ही इसका विग्रह करना है। तो जो बहुत बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो कुछ कुछ धातु और क्रियाएं यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। स्थः यानी स्थातिष्ठ धातु है, तो इसका हम लोग कलिंग करेंगे तिष्ठति। हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन हमने को करना है। उसके बाद है न्यः यानी न्या जा धातु है, तो इसका हम लोग करेंगे जानाति। फिर उसके बाद आता है दह, तो दा यच्छ धातु है, इसका आता है यच्छति या ददाति। उसके बाद पह यानी पा पीप धातु है, इसका हो जाएगा पीबती, प्रथम पुरुष एकवचन हो जाएगा पीबती। करह, क्रू कर धातु है और ये हो जाएगा करोति। और उसके बाद वासी यानी वस धातु है, तो इसका हो जाएगा वसति। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे गृहस्थः यानी घर में रहने वाला, तो गृहे स्थः यानी स्था तिष्ठ धातु है, तो गृहे तिष्ठति इति, ये हो जाएगा इसका विग्रह। उसके बाद है शास्त्रज्ञः, न्य आ गया यानी न्या जा, जानाति आना ही चाहिए वहाँ पे, तो शास्त्रों को जानने वाला, तो शास्त्रम जानाति इति, ये हो जाएगा इसका विग्रह। जलदः यानी जल देने वाले, मेघ बादल, दह यानी दा यच्छ धातु, तो जलम ददाति इति, या आप लिख सकते हैं जलम यच्छति इति। कुंभकारः, घड़े बनाने वाला कुंभकार, तो क्रू कर धातु है, तो इसका विग्रह हो जाएगा कुंभम करोति इति। अभी हम लोग देखने वाले हैं बहुव्रीहि समास। मणिका के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुव्रीहि समास इस बार नहीं आने वाला है, लेकिन शेमुशी पाठ्यपुस्तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुव्रीहि समास आने वाला है, इसलिए मैं बहुव्रीहि भी इसमें कवर करने वाली हूँ। तो बहुव्रीहि समास में जिस समास में समस्त पद के अलावा, मतलब दोनों समस्त पद, दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसको हमेशा हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसको जब भी हम लोग इसका विग्रह करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर पुल्लिंगी शब्द में एंड हो रहा है या पुल्लिंगी शब्द का बोध हो रहा है, हम लोग लिखेंगे उसको यस्य सह, और अगर स्त्रीलिंगी शब्द में एंड हो रहा है और स्त्रीलिंगी शब्द का बोध हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे यस्यः सा। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर बोला है पीताम्बरः,
यानी जिसने पीले वस्त्र परिधान किए हैं ऐसा कोई विष्णु। तो पीतम, अब यहाँ पे विग्रह करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि बहुत बार विशेषण और विशेषण जैसे इसको देखना है, और अगर एंडिंग विसर्ग में है तो उसको हम लोग पुल्लिंगी शब्द कंसिडर कर सकते हैं। ये ट्रिक 90% तो काम में आती है। तो आपको याद रखना है कि अगर एंडिंग विसर्ग में हो रहा है तो उसको हम लोग पुल्लिंगी कंसिडर करके यस्य सह लिखेंगे, और अगर एंडिंग आ में है यानी स्त्रीलिंगी में एंड हो रही है तो उसको हम लोग यस्याः सा स्त्रीलिंगी कंसिडर करके यस्याः सा लिखेंगे। जैसे अभी पीताम्बरः, तो इसका विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सह, यानी जिसने पीले वस्त्र परिधान किए हैं ऐसा। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शुभ्र वस्त्रा, यानी जिसने शुभ्र यानी सफ़ेद वस्त्र परिधान किए हैं ऐसी, यानी सरस्वती देवी। तो शुभ्रम वस्त्रम यस्याः सा, ये उसका विग्रह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम लोग बहुव्रीहि समास की जो वर्कशीट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, नीलकंठः, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीलः कंठः यस्य सः। श्वेत वस्त्रा, अभी यहाँ पे आ में एंडिंग है यानी इसको हम लोग स्त्रीलिंगी कंसिडर करेंगे। तो श्वेत वस्त्रा, जिसने श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं ऐसी सरस्वती देवी। तो श्वेतम वस्त्रम यस्याः सा, ये हो जाएगा उसका विग्रह। लंबोदरः, लंबोदरः गणपति को कहा जाता है, गणपति बप्पा का नाम है लंबोदरः। तो यहाँ पे विसर्ग में एंडिंग है तो इसको हम लोग 100% कंसिडर करेंगे कि ये शब्द पुल्लिंगी है, और इसका विग्रह करते वक्त लिखेंगे लंबम उदरम, उदरम मतलब पेट, जिसका बड़ा पेट है ऐसा। तो लंबम उदरम यस्य सह। तो इस तरीके से हम लोग बहुव्रीहि समास सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि जितना हम लोगों ने जितने भी समास अभी तक सीखे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वर्कशीट सॉल्व की है साथ ही साथ हम लोगों ने, तो इससे और क्लैरिटी आपको आ गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।